हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ पुनीत शर्मा एंड वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th जियोग्राफी चैप्टर सेकंड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। लास्ट वीडियो में हमने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था, जैसे इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, फ्लोरा एंड फना इन इंडिया पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़, जिसमें हमने नॉर्मल स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा था, इंडेंजर्ड स्पीशीज़, वल्नरेबल स्पीशीज़, रेयर स्पीशीज़, एंडेमिक स्पीशीज़, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ और कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा था। हमने IUCN के बारे में भी पढ़ा था, जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़े थे कौन कौन से नेगेटिव फैक्टर्स थे जिसकी वजह से फ्लोरा एंड फौना जो है डिप्लीट हो रहा है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके डिफरेंट पॉइंट्स को हमने स्टडी किया था अच्छे से कि कौन कौन से नेगेटिव फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फ्लोरा फौना जो है डिप्लीट हो रहा है। और आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, कि इंडिया की फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व किया जा सके, कैसे बचाया जा सके। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर एंड सॉइल। इट आल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फॉर बोथ बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग। कि कंजर्वेशन जो प्रोसेस चलाया जाता है किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, वो क्यों चलाया जाता है कि जो हमारी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, यानी कि वाटर, एयर और सॉइल, तो इसको सबसे पहले इन चीज़ों को प्रिजर्व करना चाहिए हमको, ताकि जो है हमारे स्पीशीज़ की ग्रोथ जो है अच्छे से हो पाए। इन 1960s एंड 70s कंजर्वेशनिस्ट डिमांडेड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट was implemented in 1972। कि 1960s और 70s के बीच में, वन डिकेड के बीच में क्या हुआ, जो कंजर्वेशनिस्ट से उनकी एक डिमांड थी कि नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम चलाया जाए, और जिसके तहत क्या हुआ कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया 1972 को, फॉर प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टन इंडेंजर्ड स्पीशीज बाय बैनिंग हंटिंग। कि उस जो कंजर्वेशन प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था, उस एक्ट के तहत जो है कि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हैं उनकी पॉपुलेशन को कैसे बचाया जाए, हंटिंग को बैन करके, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। और कैसे बचा सकते हैं हम अपने वाइल्ड लाइफ को, ताकि उनका जो इलीगल ट्रेड हो रहा है उसको भी रिस्ट्रिक्ट करके उसको रोके। सेंट्रल एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट आल्सो इस्टेब्लिश नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने मिलकर क्या किया है कि नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस्ड सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स इंक्लूडिंग द टाइगर, वन हॉर्न डायनासोर्स, द कश्मीर स्टैग और हंगुल, द एशियाटिक लाइन एटेस्ट्रा। अब क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं कि जिससे कि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, यानी कि जैसे हमारे कंट्री में टाइगर लुप्त हो रहा है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ रहा है, वन हॉर्न डायनासोर जो कि असम में पाया जाता है वो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में काउंट हुआ है, हंगुल जो कि कश्मीर स्टैग जिसको बोलते हैं हम, वो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज, और लाइन जो है वो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में है। तो गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं ताकि उनको हम बचा सकें, कंजर्व कर सकें। तो फर्स्ट हम प्रोजेक्ट की बात करेंगे, तो प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं हम, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था 1973 में। किसके लिए? जो इंडेंजर्ड स्पीशीज थी टाइगर की हमारी कंट्री में, उसको सेव करने के लिए, बचाने के लिए। द मेजर थ्रेट्स टू टाइगर पॉपुलेशन आर पोचिंग फॉर द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन एंड बोन्स विच आर ट्रेडिशनली यूज्ड इन मेडिसिन इन एशियन कंट्रीज। अब सबसे बड़ा जो थ्रेट आ रहा था, सबसे बड़ी जो मुश्किल आ रही थी टाइगर्स की पॉपुलेशन को लेके, वो क्या था कि इलीगल ट्रेड जो किया जा रहा था टाइगर्स का, उनकी स्किन के लिए, उनकी बोन्स के लिए। जो टाइगर्स की बोन्स जो थी वो एज ए ट्रेडिशनली देखा है तो एज ए मेडिसिन पर्पज़ के लिए यूज़ होती थी एशियन कंट्रीज़ में। अदर थ्रेट्स आर श्रिंकिंग हैबिटेट एंड डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस स्पीशीज़ एंड ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। और दूसरा क्या थ्रेट आ रहा था टाइगर की पॉपुलेशन को लेके, वो था कि डिप्लीशन ऑफ प्रे, मतलब कि जो टाइगर्स का खाना है उनको ख़त्म करना। जैसे हिरन है, हिरन को अगर हंटिंग के थ्रू ख़त्म कर दिया जाए तो टाइगर्स को ऑटोमेटिकली दिक्कत होगी, क्योंकि उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो उससे भी क्या टाइगर की पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी, वैसे वैसे वो टाइगर की पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी।
India and Nepal became the prime targets for poaching and illegal trading because they provide natural habitat for 2/3 of the survival tiger populations. और इंडिया और नेपाल जो है वो एक प्राइम टारगेट बन गया था पोचिंग और इलीगल ट्रेड का टाइगर का। क्यों? क्योंकि जो इंडिया और नेपाल है वहाँ पे जो है एक नेचुरल हैबिटेट है 2/3 जो वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन है टाइगर की उसका। तो इसकी वजह से कि जो टाइगर्स की जो सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग हो रही थी वो इंडिया और नेपाल में ही हो रही थी फॉर डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अब हम पढ़ेंगे मेजर टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया कि इंडिया में टाइगर को कंजर्व करने के लिए डिफरेंट रिजर्व्स बनाए गए। अब वो कहाँ कहाँ पे हैं? फर्स्ट है कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, सुंदरबंस नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि राजस्थान में है, मानस टाइगर रिजर्व जो कि असम में है, परियार टाइगर रिजर्व केरल में है, नागार्जुना सागर श्रीगलेम टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में है। वो जो नागार्जुना सागर टाइगर रिजर्व जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। Even if we want to conserve our vast forest and wildlife resources, it is rather difficult to manage, control and regulate them. In India, much of its forest and wildlife resources are either owned or managed by the government through the forest department or other government departments. These are classified under the following categories. अगर हम चाहें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को अगर हम कंजर्व करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कैसे पॉलिसीज़ को रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है, कैसे हम वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे। तो लेकिन जो इंडिया का जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो हैं जहाँ तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में या फिर उनको गवर्नमेंट मैनेज कर रही है थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या फिर कोई और गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होगा। अब देखेंगे कि गवर्नमेंट ने इन फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कैसे डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। अब रिजर्व्ड फॉरेस्ट कौन सा है? मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व्ड फॉरेस्ट। कि इंडिया की जो मोर देन हाफ जो फॉरेस्ट लैंड है उसको रिजर्व्ड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया है। रिजर्व्ड फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न। कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट को बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए। सेकंड है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। कि जो 1/3 फॉरेस्ट लैंड है टोटल उसका जो एरिया है उसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में काउंट किया जाता है जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर कर चुकी है। और इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है? प्रोटेक्ट, यानी कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है ताकि जो है फर्दर इनकी डिप्लीशन ना हो पाए। नेक्स्ट है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़। कि अनक्लास्ड फॉरेस्ट कौन सा फॉरेस्ट है? वो फॉरेस्ट होता है जो कि गवर्नमेंट का भी हो सकता है, गवर्नमेंट ओन्ड भी है, और उनको कौन रेगुलेट कर रहा है? कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर कोई कम्युनिटी उसको उसकी देखभाल कर रही है, वो होते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। Reserved and protected forests are also referred to as permanent forests. Madhya Pradesh has the largest area under permanent forest, constituting 75% of its total forest area. कि रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हम परमानेंट फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं, और मध्य प्रदेश का 75% जो है एरिया जो है फॉरेस्ट का वो परमानेंट फॉरेस्ट में ही काउंट होता है। अब यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र का जो ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, हाई परसेंटेज का जो एरिया है वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट में आता है। और बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान का एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है। लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारी कंट्री की, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन सी हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, और कुछ एरिया गुजरात का जो है वो किस में आता है? वो आपका लोकल कम्युनिटीज़ मैनेज करती हैं उसको, मतलब कि वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट में आता है। जिसको कौन मैनेज करता है? वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ ही उसको मैनेज करती हैं, वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज़ उसको मैनेज करती हैं।
अब नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री, वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट आर आल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़। कि जो कम्युनिटीज जो कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या लोकल कम्युनिटीज़ के हेल्प से, तो वो न्यू नहीं है, वो काफ़ी पुरानी है। और हम ये भी नहीं इनकार कर सकते कि जो इंडिया में जो फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है, बहुत ही ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ के घर भी हैं वहाँ पे। इन सम एरियाज ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटीज़ आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट्स अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। कि किसी एरिया में इंडिया में जो है वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? लोकल कम्युनिटीज़ विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। The inhabitants of 5 villages in the Alwar district of Rajasthan have declared 1200 hectares of forest as the Bhairo-Dakhav sanctuary, declaring their own set of rules and regulations which do not allow hunting and are protecting the wildlife against any outside encroachment. अब क्या है कि जो अलवर डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान में, वहाँ के जो 5 गांव हैं उन्होंने क्या किया है, 1200 हेक्टेयर फॉरेस्ट की ज़मीन को भैरव-डैकब सेंचुरी के नाम से डिक्लेयर किया है, जहाँ पे उन्होंने अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। और उस एरिया में 12,000 हेक्टेयर्स के एरिया में वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ ने हंटिंग को अलाउ नहीं किया है, वहाँ पे हंटिंग को बैन कर दिया है, ताकि जो है वाइल्ड लाइफ को वो प्रोटेक्ट कर सके जो बाहरी लोग वहाँ पे आके हंटिंग वगैरह करते हैं। सम ट्रीज आर कंसीडर्ड सैक्रेड बाय डिफरेंट कम्युनिटीज़। और कुछ पेड़ जो होते हैं उनको भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ के द्वारा पूजा जाता है। जैसे कि एग्जांपल है द मुंडास एंड संथल ऑफ छोटा नागपुर रीजन वक्शी महुआ एंड कदम्बा ट्रीज। कि मुंडा और संथल जो कम्युनिटी जो है छोटा नागपुर रीजन की, वो महुआ और कदम्बा ट्रीज की पूजा करती है। जो ट्राइबल्स हैं उड़ीसा और बिहार के, वो भी टैमरेंड और मैंगो ट्रीज की पूजा करती है ड्यूरिंग वेडिंग्स। टू मैनी ऑफ अस पीपल एंड बनियान ट्रीज आर कंसिडर सैक्रेड। और बहुत से लोग जो हैं वो पीपल और बनियान पेड़ की भी जो है वो पूजा करते हैं, उसको सैक्रेड धार्मिक दृष्टि से देखते हैं। इन एंड अराउंड बिश्नोई विलेजेस इन राजस्थान हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक, नीलगाय एंड पीकॉक्स कैन बी सीन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड नो बॉडी हार्म्स दैम। कि जो बिश्नोई विलेज जो है राजस्थान में, वहाँ पे ब्लैक बक, नीलगाय और पीकॉक को भी बहुत अच्छा पूजा जाता है, वहाँ पे माना जाता है उनको। और उन कम्युनिटीज़ के द्वारा उनकी प्रोटेक्शन की जाती है, पीकॉक, नीलगाय और ब्लैक बक की। और कोई भी उनको हार्म जो है, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनकी देखभाल कौन कर रहा है? बिश्नोई कम्युनिटी जो है वहाँ की कर रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक है चिपकू मूवमेंट। चिपकू मूवमेंट जो थी वो एक ऐसा आंदोलन था जो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए चलाया गया था। और किसने स्टार्ट किया था? ये सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था उत्तराखंड में, जो कि उस टाइम पे 1973 में हुआ था स्टार्ट चिपकू आंदोलन, जो कि उत्तराखंड जो किसका पार्ट था उस टाइम पे? उत्तर प्रदेश था उस टाइम पे। और बाद में जो है जिसका एक अलग से स्टेट बन गई थी उत्तराखंड। और वही चिपकू आंदोलन जो है बाद में वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया था। और बहुत सी कंट्रियों में इसी चिपकू आंदोलन का यूज़ करके जो है वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया था, कंजर्व किया गया था। और चिपकू मूवमेंट जो थी वो किसके खिलाफ थी? एक गवर्नमेंट का डिसीजन था कि उस एरिया में जो है स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी बनाई जाएगी। एक स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी आ रही थी वहाँ पे, वो एक फैक्ट्री लगा रही थी उस एरिया में, इसलिए उन्होंने वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन करनी थी। लेकिन वहाँ के लोगों ने गुस्से में आके उस एरिया को ही कवर कर लिया था और उन पेड़ों के साथ खुद चिपक के उन पेड़ों को बचाया था और कटने से बचाया था। और इस आंदोलन का नाम दिया गया था चिपकू मूवमेंट। मतलब कि वो लोग जो थे वहाँ के उन पेड़ों को ही चिपक गए थे। नेक्स्ट टॉपिक है बीज बचाओ आंदोलन। तो जो बीज बचाओ आंदोलन जो था वो 1980 में स्टार्ट हुआ था तहरी रीजन, जो कि उत्तराखंड में है। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? विजय जरदारी द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट और एक किसान थे। अटेम्प्ट्स टू रिवाइव द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स और डेवलपिंग न्यू मेथड्स ऑफ इकोलॉजिकल फार्मिंग। और वो किसके चीज़ के खिलाफ थे? उन्होंने जो बीज बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया था वो क्यों किया था? क्योंकि वो चाहते थे कि जो खेती के ट्रेडिशनल पुराने जो मेथड हैं वही यूज़ हों, उन मेथड्स को हम बचा के रखें एज कम्पेयर टू न्यू फार्मिंग के। फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप्स लाइक द बीज बचाओ आंदोलन इन तहरी एंड नवंदिया हैव शोन दैट एडिक्वेट लेवल्स ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स प्रोडक्शन विदाउट द यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स। कि किसान और वहाँ के लोग क्या चाहते थे तहरी रीजन के,
जब वो बीज बचाओ आंदोलन चला रहे थे, वो चाहते थे कि जितने भी जो सीड्स जो हैं या फिर बाकी फार्मिंग जो है वो बिना किसी सिंथेटिक केमिकल से की जाए। वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते थे, ना कि सिंथेटिक केमिकल्स का यूज़ करके वो खेती करना चाहते थे। लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इट इज़ लॉन्च्ड बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। इन दिस प्रोग्राम विलेज कम्युनिटीज़ आर इंटरेस्टेड विद द प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द नियर बाई फॉरेस्ट। कि जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो था वो स्टेट्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। इस प्रोग्राम के तहत जो थे विलेज कम्युनिटीज़ जो थी वो अपने ही नियर बाई अपने पास के जंगलों को खुद ही बचाएगी, खुद मैनेज करेगी उसको। एरियाज कंसर्न आर यूजुअली डिग्रेडेड और इवन डिफॉरेस्टेड एरियाज। और किस एरिया को कंजर्व करने की बात हो रही थी? जो एरिया डिग्रेड हो चुका है या फिर जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो चुकी है उस एरिया को बचाने की कोशिश की जा रही थी, ताकि वहाँ पे दोबारा से अफॉरेस्टेशन की जाए, वहाँ पे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को दोबारा से बसाया जाए। द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट दिस प्रोग्राम वाज ओडिशा इन 1988। द कम्युनिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कम्युनिटीज डेवलपमेंट सोसाइटीज एटसेट्रा। वो जो फर्स्ट स्टेट बनी थी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को एक्ट को चलाने वाली, वो थी ओडिशा, जिसने 1988 में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को स्टार्ट किया था। और डिफरेंट कम्युनिटीज़ ने अपने से जितना भी हो सकता है अपने से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट्स, हमारा भी यही हक बनता है कि फ़र्ज़ बनता है कि हम भी जो है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करें और डिफॉरेस्टेशन को रोकें, ज़्यादा अफॉरेस्टेशन करें। जब भी आपको मौका मिले आप भी कोई ज़्यादा नहीं तो एक पेड़ अपने हर जन्मदिन पे लगाएं। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय, टेक केयर।